नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार पर बात करने वाले हैं और ये हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक नई कड़ी प्रारंभ हो रही है अपने चैनल पर। इस पर मैं संपूर्ण व्याकरण करवाऊंगा और संपूर्ण व्याकरण इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि पहले मैं ज़्यादातर हिंदी व्याख्याता की और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करवा रहा था, तो उसमें ज़्यादा साहित्य को महत्व दिया जा रहा था मेरी तरफ से भी, और महत्व भी रहता है साहित्य का। लेकिन अभी जो व्याकरण है वो वरिष्ठ अध्यापक के लिए, पटवार के लिए, एसआई के लिए, ग्राम सेवक के लिए और व्याख्याता की परीक्षा के लिए, सभी के लिए पूरी व्याकरण विस्तार से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों सहित, ठीक है ना, यहाँ पर निःशुल्क ही करवाई जाएगी। तो पहला बिंदु वर्ण विचार का है जो संपूर्ण मतलब क्लियर कर दिया जाएगा यहाँ पर उस बिंदु को। उसके बाद आप चाहे किसी की भी परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ अगर वर्ण बिंदु आ रहा है, वर्ण विचार, वैसे तो आपके चाहे वर्ण विचार दिया हो चाहे न दिया हो, क्योंकि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये आप हिंदी से संबंधित अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें ये अवश्य मिलेंगे, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है ना। तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय को भी आप तभी कर पाएंगे जब आप वर्णों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके लिए वर्ण विचार का जो टॉपिक है, मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो हिंदी का विद्यार्थी नहीं है तो भी उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। और वैसे अगर कहीं भी थोड़ी सी भी कोई भी बिंदु अगर हिंदी का आता है तो आपको वर्ण विचार अवश्य पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं, विशेष रूप से ये वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, एसआई, ठीक है ना, पटवार, इनके लिए विशेष रूप से, व्याख्याता के लिए भी, ठीक है। तो देखते हैं, ये अपनी ये वरिष्ठ अध्यापक वालों के लिए है। अब तो भर्ती भी आ गई है, आपको ध्यान ही है। तो ये किताब आप ला सकते हो, बहुत ही शानदार किताब है और मैं लगातार इसको करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब पर इसके सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और अब अपने पास समय है क्योंकि अभी एक बार तो सितंबर में पेपर है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद वैकेंसी फिर से आ चुकी है, पद आ चुके हैं 6500 और ये 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मैं अपने चैनल पर 8000 नहीं, आपको 12000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न निःशुल्क करवाने वाला हूं। तो आप ये पुस्तक ला सकते हैं ताकि पीडीएफ वाला मैटर ही खत्म हो जाए कि सर पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो। बाकी 63 771 24 802 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्वनि विज्ञान, आ जाते हैं अपने बिंदु पर, ठीक है। ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा या कम दे रहा है, इससे संबंधित आप कमेंट अवश्य करें कि सर साफ दिखाई दे रहा है, ये जो मतलब फ़ॉन्ट का साइज है ये भी सही है और मतलब बैकग्राउंड जो है वो भी ठीक है। तो ये सारी बातें अगर सही है तो आप कमेंट अवश्य करें कि सर सब कुछ सही है, नेक्स्ट क्लास भी इसी तरह से रखना आप, ठीक है। और अगर कोई लग रहा है कि नहीं सर बैकग्राउंड जो है वो ठीक नहीं है और जो वर्ड वगैरह है ये थोड़े बड़े हैं या छोटे हैं, तो ये सारी बातें आप कर सकते हो कमेंट में, ताकि मैं आगे से उसमें सुधार कर सकूं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने हालांकि देखा है इसको, एक बार प्ले करके, एक बार वीडियो बना के छोटी सी प्ले करके मैंने फ़ोन में भी देखा है, तो मुझे लगा कि शायद ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही है, तो ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। लेकिन फिर भी कोई समस्या हो तो आप जरूर करें। व्याकरण से संबंधित सभी बिंदु फटाफट ही करवा दिए जाएंगे। ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। प्राय दो वस्तुओं के संघर्ष से ध्वनि निकलती है। हमारा संबंध मानवीय मुख्योच्चारी ध्वनियों से है। इस ध्वनि को भाषा ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्वनि क्या है? ध्वनि का मतलब है भी जहां भी दो चीजें टकराएंगी वहां ध्वनि होगी। हम जो बात बोलते हैं, जो उच्चारित करते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, उसका कारण यही है कि कहीं न कहीं दो चीज़ों में टकरावट होती है। वो टकरावट कैसे होती है कि हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो कहीं न कहीं टकराती है, ठीक है ना। वायु जो वायु के माध्यम से, जैसे हम करते हैं ना, स्वर निकालते हैं बांसुरी में से या अन्य से, ठीक है ना, तारों से स्वर निकालते हैं, बाजे से स्वर निकालते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं, वहाँ भी किसी न किसी चीज़ की टकराहट होती है। उसी तरह अपने जो मुँह से जो वायु निकलती है, गले से जो वायु निकलती है, वो कहाँ से कहाँ टकराती है। अगर सीधी वो कंठों से टकराती, सीधी कंठ से निकलती है, ठीक है ना, तो उनको कंठ्य व्यंजन या कंठ्य वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। अगर वो हम जीभ को तालू से स्पर्श करते हैं, जीभ को तालू से स्पर्श करते हैं तो तालव्य व्यंजन का उच्चारण होता है।
और अगर हम मूर्धा से स्पर्श करते हैं, तालु के आगे का और दांतों के बीच का जो कठोर भाग है वहाँ से स्पर्श करते हैं तो फिर ट वर्ग का उच्चारण होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगर जीभ को दांतों से स्पर्श करते हैं तो दंत्य वर्ण का होता है। इसको विस्तार से आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर होठों के स्पर्श से स्पर्श करते हैं तो किसका होता है? ओष्ठ्य वर्ण का, ठीक है ना, जिसके अंदर प वर्ग आता है। अब प वर्ग को देख लो भी, जैसे अभी मैं प्रश्न पढ़ रहा था, अभी हम जो SI की 10,000, अभी अपनी जल्दी ही SI की 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नाम से पुस्तक आने वाली है, ठीक है ना। तो उसको मैं अभी तैयार कर रहा था, तो उसमें एक प्रश्न आया हुआ था कि नीचे के, अगर नीचे का होठ कटा हुआ हो तो हम किस वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसमें दे रखा था तो प वर्ग का, क्योंकि अगर होठ इस तरह से आप पकड़ लीजिए और फिर इसके बिना प का उच्चारण करके देख लीजिए, बाकी सब का कर सकते हैं। जैसे क हो सकता है, क का हो सकता है, क का हो सकता है, इसका मतलब पूरी लाइन का, क वाली लाइन का हो सकता है। च इसका मतलब पूरी च वाली लाइन का हो सकता है, वर्ग का हो सकता है। ट इसका मतलब ये है कि पूरे ट वर्ग का हो सकता है। त इसका मतलब पूरे त वर्ग का हो सकता है। लेकिन प के लिए होठ मिलाना ही पड़ेगा। अगर नीचे वाला होठ कटा है तो प वर्ग का उच्चारण नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसको बदल कर भी पूछा जा सकता है कि अगर जीभ, ठीक है ना, मूर्धा से स्पर्श करने में असमर्थ है, अगर जीभ मूर्धा से नहीं टकराती है तो किस वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। उसमें एक भी दिया जा सकता है, ट दिया जा सकता है, ठ दिया जा सकता है, ड दिया जा सकता है, ढ दिया जा सकता है, कोई भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, और बाकी अन्य दिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि जीभ जब तक मूर्धा से, मूर्धा क्या होता है? दांतों और तालू के बीच का जो कठोर भाग होता है, जहां दांतों की जड़ें होती हैं लगभग, उसको मूर्धा बोला जाता है। और उनसे जो उच्चारित, जीभ के मूर्धा से टकराने से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ध्वनि है, लेकिन हम मुंह से जो उच्चारित करते हैं, जिसका हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस ध्वनि का प्रयोग करते हैं उसे भाषा ध्वनि कहते हैं। वैसे तो ध्वनि बहुत है, कुछ भी टकराए ध्वनि निकलती ही निकलती है, ठीक है ना। लेकिन जो मुंह से उच्चारित हम विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस ध्वनि का प्रयोग करते हैं उसे भाषा ध्वनि कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व भाषा ध्वनि कहलाती है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई, ये अनुस्वार नहीं है, ठीक है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो भाषा ध्वनि कहलाती है। भाषा ध्वनि दो प्रकार की होती है, आवाज और व्यंजन। आवाज नहीं है, यहां रहेगा स्वर। भाषा ध्वनि जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर सुधन अर, सुधन अर, अर गत्यर्थक री धातु से बना है, इसका अर्थ है सुखपूर्वक गति। स्वर की उत्पत्ति किससे हुई है? दो शब्दों के, दो वर्णों के योग से हुई है, ठीक है ना, सु और अर से। अर का गत्यर्थक अर्थ क्या है? री धातु। ए जो है गत्यर्थक री धातु से बना है, अर जो है वो गत्यर्थक मतलब गति का अर्थ देने वाला, अर जो है गति का अर्थ देने वाला है। तो सु से तात्पर्य है बड़े ही आसानी से, ठीक है ना, सुलभ जिसे बोलते हैं जो आसानी से हो जाए, ठीक है ना। और अर का मतलब है गति, तो जिसकी आसानी से गति हो जाए वो स्वर है, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। अर्थात जिसके उच्चारण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। कहने से तात्पर्य स्वर जो है उनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती और उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। लेकिन व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों में व्यंजन का जो उच्चारण होता है वह स्वर की सहायता से ही होता है, बिना स्वर की सहायता से उनका उच्चारण नहीं होता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन वी धन अंजन, दो शब्दों के योग से बना है वी धन अंजन। वी का अर्थ क्या होता है? विशेषता,
और अंजन शब्द जो है वो अज धातु से बना है। अज ये हलंत अनुस्वार नहीं है। अंजन शब्द जो है वो अज धातु से बना है जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति। अंजन शब्द जो है वो अज धातु से बना है जिसका अर्थ है अभिव्यक्ति और वी का अर्थ है विशेषता, अर्थात जो विशेषता के सहयोग से अभिव्यक्त हो व्यंजन कहलाता है। अर्थात जो विशेषता के सहयोग से अभिव्यक्त हो व्यंजन कहलाता है। और विशेषता का तात्पर्य यहाँ क्या है? किसी का सहयोग, और सहयोग से तात्पर्य है स्वर के सहयोग से है। समझ गए? व्यंजन क्या है? वी धन अंजन। व्यंजन दो शब्दों के योग से बना है, वी धन अंजन। वी का अर्थ होता है विशेषता और अंजन का अर्थ, अंजन जो होता है वो अज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति, अर्थात जो किसी विशेषता के सहयोग से उच्चारित होता हो। और विशेषता के सहयोग से तात्पर्य है, ठीक है ना, स्वर। समझ गए कि विशेषता अर्थात जो विशेषता के सहयोग से अभिव्यक्त हो व्यंजन कहलाता है। विशेषता का तात्पर्य है किसी का सहयोग, और सहयोग से तात्पर्य स्वर के सहयोग से है। भैया किसके सहयोग से? स्वर के सहयोग से ही, ठीक है। तो व्यंजनों का जो उच्चारण है वो स्वर के सहयोग से होता है, ठीक है। वैसे ध्वनि दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन भी मान सकती हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। और वैसे हम बात करें तो वर्ण जो होते हैं, वर्ण के भी दो भेद होते हैं। वर्ण के कौन से दो भेद होते हैं? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है ना। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ठीक है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। वो केवल उनको लिखा तो जा सकता है स्वतंत्र हलंत लगाकर, जैसे कै है, अगर इसके हलंत लगेगा, इसको हलंत नहीं हल बोलते हैं, हल चिन्ह शब्द को हलंत बोलते हैं। जिन शब्दों के अंत में हल चिन्ह लगा होता है उन्हें हलंत शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हल, जिनके हल चिन्ह लगा हो वो व्यंजन कहलाते हैं। और अगर ये पूरा हल चिन्ह नहीं लगा तो इसका तात्पर्य ये है कि इस व्यंजन में ए का योग है, तो अब ये जाकर कै होता है, कै कै कै, तो ये क्या होता है? कै। तो ये हुआ व्यंजन और कै ये है, ठीक है ना। ये इसकी सहायता से बोला जाता है, इसे वर्ण कहते हैं। तो ये है वर्ण जिसके दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है, वो बाधा रहित होता है, उसके उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन जो होते हैं वो बाधा सहित होते हैं, उनमें कोई न कोई बाधा अवश्य, स्वर तंत्रियों में बाधा अवश्य उत्पन्न होती है और ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। साथियों ये परिभाषा है, ठीक है ना। आगे मैं जितने भी भेद हैं स्वर के अलग अलग भेद कराऊंगा, आराम से, बड़ी क्लास होने वाली है, आराम से आप देख ले। एक बार देखने के बाद में आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। स्वर के अलग अलग भेद करवाऊंगा और जितनी भी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे मतलब जिनकी मैंने सहायता ली है उन पुस्तकें, वो अभी तो ये कुछ तो पड़ी है मेरे पास, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे ये एक तो मैंने पढ़ के ही ये फट गई थी तो दूसरी ले आया मैं, ठीक है ना। ये दूसरी का भी यही काम हो गया, कामता प्रसाद की हिंदी व्याकरण, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी वाली भी ला रखी है। और ये 9 से 12 वाली दोनों किताबें, एक पहले लगती थी और एक अभी लगने लगी है, ठीक है ना। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिनका मतलब नाम लेना ठीक नहीं है, वो लगभग सबका सहयोग लिया गया है। हिंदी भाषा का इतिहास है, कुछ किताबें यहाँ पढ़ी नहीं हैं, ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है, और ठीक है ना। तो उन किताबों के माध्यम से ये जो तैयार किया गया है मैटर, तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है ना। भी इसमें किसी प्रकार के, जैसे पृथ्वीनाथ पांडे है या अपने अन्य किसी का कुछ ऐसे भी हैं, अच्छे हैं व्याकरण पर जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन किताब लेना शायद, नाम लेना शायद हो सकता है उन्हें आपत्ति हो। सॉरी। वर्ण विचार, उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए उन्हें जो स्वरूप दिया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण विचार, उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए उन्हें जो स्वरूप दिया जाता है उसे वर्ण कहते हैं।
पतंजलि जो स्वयं उच्चारित होते हैं वे स्वर हैं और जो स्वरों का अनुसरण कर उच्चारित होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। किसकी है? पतंजलि की। क्या कहते हैं? जो स्वयं उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो स्वयं उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं और जो स्वरों का अनुसरण कर उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है, जानते हैं आप। व्यंजन की संख्या 33 होती है। मूल वर्ण कितने होते हैं? मूल वर्ण की बात करें या वर्णों की बात करें तो मूल वर्णों की संख्या जो होती है वो 44 होती है। कितनी होती है? 44 मानी जाती है। स्वर की बात करें तो 11 स्वर होते हैं, जिसमें जिसको हम आज तक बचपन से पढ़ते हैं अंग और ए है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आते, बाकी सभी 11 आते हैं। और व्यंजन में 33 व्यंजन आते हैं, जिसके अंदर 4 जो, ठीक है ना, 4 जो सुक्त व्यंजन है उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। वो 4 कौन कौन से हैं? त्रय है, अक्षय है, जय है और श्रेय है। इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसके अलावा इन 33 के अंदर वो 2 भी नहीं जो अरबी फारसी के अड़े और ढह, ये जो अरबी फारसी के अड़े और ढह जो है इनको भी इसमें शामिल 33 में नहीं किया गया है। इसलिए अरबी फारसी के कुछ और भी है, जैसे कै है, गै है, जय है और फै है। ये नुक्ते वाले हैं सारे, कै, गै, जय और फै, ये भी नीचे नुक्ते लगे हुए हैं इनके, ठीक है ना। तो ये वाले जो हैं इनको भी शामिल नहीं किया गया। इसको विस्तार से जान लेंगे आगे, कोई समस्या नहीं। एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज ये पढ़ने के बाद, आज मैं जब वर्ण विचार करवा दूंगा ना, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन फेर बदल के आ जाए और आपके समझ में नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा, आप कोई भी किताब उठा लेना, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके, जैसे ए, ई, कै, ख इत्यादि। उदाहरण, राम में मूल ध्वनियां रै, आ, मैं, ए है, इनके खंड नहीं किए जा सकते, अतः ये वर्ण है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे ए है, ई है, कै है, ख है, ये कै और ख इनके हल चिन्ह लगा हुआ है। उदाहरण, राम में मूल ध्वनियां, राम में मूल ध्वनियां रै, आ, मैं और ए है, इनके खंड नहीं किए जा सकते, अतः ये वर्ण है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी के मूल वर्णों की संख्या 44 है, जिनमें स्वरों की संख्या 11 होती है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, टोटल 25। य, रे, ले, व, श, स और है 8, और 25 और 8 33, कुल कितने हो गए? 33 व्यंजन और 11 स्वर, और कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। आसान है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलते चलते आगे चलते हैं। सबसे पहले स्वर पर आते हैं। इनके अलावा जो है वो भी बता दूं, जिन्हें हम आगत व्यंजन भी कहते हैं, इनके अलावा हम आगत व्यंजन भी कहते हैं। आगत व्यंजन जो है जो दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है एक तो डे और ढे, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। कै, गे, जय, फै। ये जो फै है ये नुक्ते वाला है, ये जय भी नुक्ते वाला, ये गे भी नुक्ते वाला, ये कै भी नुक्ते वाला है। हमने जो हिंदी वाले हैं उनमें नुक्ता नहीं लगता है, ये नुक्ते वाले हैं, तो ये आगत है, अरबी फारसी से ये लिए गए हैं। इसके अलावा जो है एक ओ भी है, उसको भी हमने हिंदी में शामिल किया है, ये अंग्रेजी से लिया गया है। ये जो डॉक्टर में शामिल करते हैं वो वाला है, ये आगत व्यंजन है, तो इनको इनमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा इनमें कौन कौन से जो सुक्त व्यंजन है, जिनके लिए लिपि चिन्ह तो है, लेकिन लिपि चिन्ह जिनके लिए अलग से बना हुआ है, लेकिन वो व्यंजनों की श्रेणी में या वर्णों की श्रेणी, इनके जो मूल वर्ण है इनमें वो काउंट नहीं होते हैं। वो कौन कौन से? सुक्त व्यंजन, अक्षय,
त्रय, ज्ञ और श्रय, ये संयुक्त व्यंजन है, इनको भी इनमें शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा अंग जिसे अनुस्वार कहते हैं, अ है जिसे विसर्ग कहते हैं, इसे भी इनमें शामिल नहीं किया गया। इनके बारे में आगे और देख लेंगे, समझ गए ना। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अ है जिसको हम बोलते हैं उसको विसर्ग बोलते हैं। इन्हें अयोगवाह भी बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह क्यों? क्योंकि ये अ के योग से ही आगे बढ़ते हैं, बिना अ के योग के कुछ नहीं हो सकता। जैसे अंग है तो इसका ये चिन्ह है, ठीक है ना, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जब इसमें ये अ और फिर ये अ लगेगा, चिन्ह लगेगा, फिर ये बनेगा अंग, समझ गए। पहले अ आएगा, फिर अनुस्वार आएगा और फिर अंग बनेगा, तो ये अ के योग से ही चलता है, इसलिए इसको अयोगवाह कहा गया कि अ के योग से। उसी तरह अ धन विसर्ग बराबर अ है, तो ये अकेले नहीं लिखे जा सकते, ये अ के साथ ही लिखे जा सकते हैं, अ के योग से ही, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। एक बात और है कि जो ये जो अयोगवाह है, इनमें स्वर जो लगता है वो पहले लगता है। इनमें स्वर का जो योग होता है वो ध्यान रख लेना, अलग बात है बिल्कुल, कि इनमें स्वर का जो योग होता है वो पहले होता है। देखिए अ पहले आया है, इधर भी अ पहले आया है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं व्यंजनों में बाद में होता है। जैसे क है, क में अ का योग बराबर क, ये इस तरह से होता है। व्यंजनों में सभी में स्वर का योग जो होगा वो बाद में होगा, स्वर जो आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। और जो अंग और अ है, अनुस्वार और जो विसर्ग है, उनमें जो स्वर आएंगे वो पहले आएंगे। क्या आएंगे? पहले आएंगे, ये याद रख लेना, ये पूछा जाता है। स्वर, स्वर की बात करते हैं। स्वर हम बात करेंगे स्वर की। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर जो है वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये स्वर जो है वो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। स्वर के भेद उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है संधि स्वर, ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से माने जाते हैं। वैसे तो कुछ जगह यह भी दिया गया है कि मूल स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये 2 भेद भी दिए गए हैं, लेकिन प्रमुख जो व्याकरण की किताबें हैं वहीं यही दिया गया है। स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। री को हमेशा याद रखें, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है या मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है या फिर मूल स्वर है। री जो है ये मूल स्वर है। अ, ई और उ, इनकी संख्या 4 होती है। याद रखना है कितनी संख्या होती है? मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिनको हम छोटा बोलते हैं कि अ, छोटा ई और छोटा उ, ये किस में आते हैं? मूल स्वर में आते हैं। और एक आ जाता है इनके साथ री। री को अच्छे से याद रखना है। इनकी संख्या भी पूछी जाती है कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। जैसे मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? ठीक है ना, 33 मानी जाती है। उसी तरह मूल स्वर की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर की संख्या 7 मानी जाती है। संधि स्वर की संख्या 7 मानी जाती है, जिनका निर्माण जो है संधि से होता है। वो कौन कौन से है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ।
अब बात करते हैं संधि स्वर के भी दो भेद होते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। याद रख लेना आराम से। संधि स्वर, स्वर मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कितने? 4। संधि स्वरों की संख्या 7। संधि स्वर जो होते हैं उनके भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो समान वर्णों, समान स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ है, ई है और ऊ है, ये दीर्घ स्वर है। क्यों? क्योंकि इनमें जो मूल स्वर है वही दीर्घ हो जाता है। जैसे ए और ए, ये मिलकर होते हैं आ। उसी तरह ई और ई मिलकर हो जाते हैं ई। उसी तरह ऊ और ऊ मिलकर होते हैं ऊ। ठीक है ना? तो ये होता है दीर्घ स्वर। लेकिन जो दो अन्य स्वरों के योग से, दो भिन्न स्वरों के योग से जो स्वर बनते हैं वो कहलाते हैं संयुक्त स्वर। ए, आई, ओ और औ, इनकी संख्या होती है 4। अब ये सभी संख्या ध्यान रख लेना भैया कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ और री। उसके बाद आता है संधि स्वर। संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं 7। संधि स्वर जो होते हैं उसके आगे कितने भेद हो जाते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? एक हो जाता है दीर्घ स्वर और दूसरा हो जाता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? आ, ई और ऊ, 3 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 3। और संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। ए, आई, ओ और औ। ए, आई, ओ और औ का, इनका भिन्न स्वरों के योग से होता है। जैसे ए जो है, ए का निर्माण किससे होता है? ए और ई से। आ का निर्माण, आई का निर्माण किससे होता है? आ और ए से। याद रख लेना, ठीक है ना? थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। ये है, ठीक है ना? ए और ई, वैसे तो दिख ही रहा होगा साफ। ए और ई के योग से ए बनता है। उसी तरह आ और ए के योग से आई बनता है। उसी तरह ए और ऊ के योग से ओ बनता है। उसी तरह आ और ओ के योग से औ बनता है। ठीक है ना? याद रख लेना। इसलिए इनको अलग अलग कहा गया। ये भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए संयुक्त स्वर कहते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के सहयोग से न हो। अपनी पुस्तक में चाहे रीट 444 है, रीट 4444, उसमें भी इसी प्रकार से दिया गया है। चार्ट के माध्यम से प्रारंभ में सारांश दिया गया है, चार्ट दिया गया है, जिसमें से आप आसानी से, कहने से तात्पर्य है कि अगर जितने भी बिंदु है, जैसे रीट में हम माने कि आपके टोटल 25 या 26 बिंदु आते हैं, तो 25-26 में से लगभग 15-20 को चार्ट के माध्यम से समझाया जा सकता है। और 15-20 पेज ही आपको करने हैं। 15-20 पेज के अंदर पूरी व्याकरण हो जाती है। एसआई की बात करें तो एसआई में टोटल 36 बिंदु दिए गए हैं। व्याकरण के टोटल जो है वो 36 बिंदु दिए गए हैं। उन 36 बिंदुओं में लगभग 20 के, जो 16 है वो ऐसे ही है, लगभग 20 से, और 20 के मुझे लग रहा है कि लगभग 25 के जो है वो चार्ट दिए गए हैं। 25 के चार्ट दिए गए हैं और उन चार्ट से आप 25 पेजों में ही एसआई की पूरी किताब जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये रीट 444 तो मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना, जिसमें चार्ट के माध्यम से। और एसआई वाली किताब अभी मेरे पास पड़ी नहीं है, वैसे तैयार हो रही है नया संस्करण, उसका एकदम बिल्कुल नया संस्करण मैं तैयार कर रहा हूँ। ये रीट 4444 है, ठीक है ना। इसमें सभी आज तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी इसमें दिए गए हैं व्याख्या सहित। ये इसी प्रकार से उसमें चार्ट आपको मिल जाएंगे। वैसे मेरी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वर्ण विचार की, वो पहले आ चुका है टेस्ट वर्ण विचार का, ठीक है ना, तो वो आप देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार उसी तरह से प्रश्न दिए गए, उसी तरह से व्याख्या दी गई जैसे टेस्ट में दी गई है। ठीक है ना? मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के सहयोग से न हो। संधि स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से हो। दीर्घ स्वर समान स्वरों के मेल से उत्पन्न, समान स्वर। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनमें
समान स्वर। समान स्वर कौन से होते हैं? जैसे ए और ए मिलकर क्या बना? आ। ई और ई मिलकर क्या बना? बड़ा ई। और ऊ मिलकर क्या बना? ऊ। ठीक है ना? ये क्या है? इन्हें बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। और ये क्या है? समान स्वर है। ए और ए समान है, ई और ई, ऊ और ऊ। ठीक है ना? और जो असमान स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं, जो मैं अभी बता चुका हूं, ए और ई से ए और ऊ से ओ, सॉरी, ए और ई से ए, आ और ए से आई, ए और ऊ से ओ, आ और ऊ से औ, ये होते हैं असमान स्वरों। असमान स्वरों के मेल से उत्पन्न स्वर शुद्ध स्वर कहलाते हैं। अब ठीक है, पूरा पेज आने लग गया। उच्चारण कालमान अवधि के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। ठीक है ना? उच्चारण कालमान या अवधि के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। ठीक है ना? उच्चारण कालमान या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। पहले जो भेद थे वो कौन से थे? उत्पत्ति के आधार पर। याद रख लेना, उत्पत्ति के आधार पर तो स्वरों के ये भेद होते हैं, मूल स्वर, फिर आता है संधि स्वर। संधि स्वर के दो भेद होते हैं, दीर्घ स्वर और शुद्ध स्वर। ये किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। ये किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। याद रख लेना, ये जो भेद है ये उत्पत्ति के आधार पर भेद है, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर के दो भेद हैं, दीर्घ स्वर और शुद्ध स्वर। किसके आधार पर है ये? उत्पत्ति के आधार पर। भी उत्पत्ति कैसे होती है? भी ये मूल स्वर ह्रस्व स्वर है, ये मूल ही है, इनकी किसी के सहयोग से उत्पत्ति नहीं हुई है। लेकिन जो संधि स्वर है ये दो स्वरों के सहयोग से बने हैं। ठीक है ना? उसी तरह जो दीर्घ स्वर है वो समान स्वरों के योग से बने हैं। उसी प्रकार शुद्ध स्वर है वो दो असमान स्वरों के सहयोग से उत्पन्न हुए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर है कि उत्पत्ति कैसे हुई है। मूल स्वर ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति अपने आप मतलब पहले से ही है, ये मूल है, इनकी उत्पत्ति किसी के सहयोग से नहीं हुई है, ये मूल स्वर है। लेकिन जो संधि स्वर है इनकी संधि से हुई है, इनकी उत्पत्ति दो स्वरों के संधि से हुई है, दो स्वरों की संधि से हुई है। संधि भी दो प्रकार की, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर और शुद्ध स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है? समान स्वरों के योग से जो स्वर बने हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जो असमान स्वरों के सहयोग से बने हैं वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। अब जो अगला भेद हमारे पास आ रहा है 2 नंबर का, वो है, ये देखो 2 नंबर लगा हुआ है, उच्चारण कालमान अर्थात अवधि, कालमान अर्थात अवधि के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। भी उच्चारण में लगने वाले काल, अवधि, समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले काल या समय के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न कितना किया जाता है उसके आधार पर दो भेद होते हैं, लघु स्वर और गुरु स्वर। लघु को ह्रस्व भी बोला जाता है। ठीक है ना? लघु स्वर या गुरु स्वर। लघु स्वर की बात करें तो ये होते हैं 4, याद रख लेना। ठीक है ना? लघु स्वर क्या होते हैं? 4 होते हैं। वहां आपको पूछा जाएगा, ऐसी बातें पूछी जाएंगी, ठीक है ना? क्या है?
उच्चारण कालमान अवधि के आधार पर। तो ये कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक ही चीज के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना, एक ही चीज के बारे में कि ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, तालव्य, कौन सा स्वर है, ठीक है ना। लघु, तालव्य, कौन सा स्वर है, यहां नीचे 4 पूछ ली जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने को ध्यान रखना है कि जैसे ए है तो ए किस किस में आता है, ए वो किस किस में आता है, वो ह्रस्व स्वर भी है, वो लघु स्वर भी है, ठीक है ना, वो मूल स्वर भी है। ए जो है वो लघु स्वर भी है, वो ह्रस्व स्वर भी है, वो मूल स्वर भी है, वो सवर्ण या सहजातीय भी है, ठीक है ना, वो संवर्त विवर्त के अंतर्गत भी आता है, अविवर्त भी है, वो सॉरी अवृत्ताकार भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए, एक के बारे में ये सारी बातें लिखकर पूछा जा सकता है। तो पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरु स्वर की बात करें तो ये 7 माने जाते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। लघु स्वर जिसका उच्चारण एक छोटी अवधि या एक शब्दांश में होता है, ठीक है ना, जिसका उच्चारण एक छोटी अवधि या एक मात्रा में होता है, ठीक है ना, जिसका उच्चारण एक छोटी अवधि या एक मात्रा में होता है। गुरु स्वर जिसके उच्चारण में गुरु अवधि या 2 मात्रा लगे, जिसके उच्चारण में गुरु अवधि अर्थात अधिक अवधि या 2 मात्रा लगे। प्लुत स्वर एक अन्य स्वर, प्लुत का अर्थ उछलता हुआ, प्लुत स्वर जो है एक अन्य स्वर है, प्लुत का अर्थ होता है उछलता हुआ, प्लुत का अर्थ क्या होता है, उछलता हुआ। प्लुत स्वर में 3 मात्राएं होती है, यह संस्कृत में मान्य है, यह हिंदी के कुछ तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। इसका ये वाला चिन्ह होता है एस वाला, जैसे हम ओम लिखते हैं तो ओ मैं, तो इसका मतलब होता है ओम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ना ओम, तो इसका मतलब होगा 3 मात्राएं, ठीक है ना। तो ये ओम जो होता है ये 3 मात्राओं के लिए होता है, यह संस्कृत में मान्य है, हिंदी में कुछ संस्कृत जो तत्सम शब्द है उनमें इसका प्रयोग होता है। अब आता है तीसरा भेद। पहला भेद क्या था, स्वरों का जो पहला भेद था वो उत्पत्ति के आधार पर था, पहला भेद क्या था, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा भेद कौन सा था, वो था उच्चारण कालमान अर्थात अवधि के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर, समझ गए। पहला भेद कौन सा था, पहला भेद था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद माने थे, 2 भेद माने थे, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, और दूसरा भेद कौन सा था, संधि स्वर, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर की बात करें तो वो कौन से थे, 4 माने गए थे। संधि स्वर की बात करें तो वो 7 थे, संधि स्वर जो 7 थे। संधि स्वर की बात करें तो आगे उसके भी 2 भेद किए गए थे, कौन से, दीर्घ स्वर और शुक्त स्वर। दीर्घ स्वर वो थे जो समान स्वरों के योग से बने थे, और शुक्त स्वर कौन से थे, जो 2 असमान स्वरों के योग से बने थे। ये जो दूसरा भेद था वो उच्चारण कालमान अवधि, उसमें लगने वाली अवधि के आधार पर, उसके उच्चारण में लगने वाली अवधि के आधार पर, या फिर उनके प्रयत्न के आधार पर, उसके उच्चारण में किए जाने वाले प्रयत्न के आधार पर। तो इसमें भी 2 भेद थे, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर की संख्या 4 मानी जाती है, ए ई उ और री, और दीर्घ स्वर की संख्या 7 मानी जाती है, ठीक है। और एक अन्य स्वर भी माना जाता है जिसे प्लुत स्वर कहते हैं, जिसकी 3 मात्राएं होती हैं। तीसरा भेद जो है वो जाति के आधार पर भेद है, सवर्ण या सहजातीय, भी दोनों एक ही वर्ण के या एक ही जाति के, असवर्ण या विजातीय, या जो एक ही जाति के नहीं है, अलग अलग जाति के हैं, ठीक है ना। अब उनमें क्या आता है, ए और आ, ये दोनों एक ही जाति के हैं, ए और आ, ई और ई, उ और उ, ये सवर्ण या सहजाति है। ए और आ सहजातीय है, ए और ई नहीं है, ए और आ सहजातीय है, ई और ई सहजातीय है, उ और उ सहजातीय है। इसी तरह ए
और ऐ, ओ और औ ये क्या है, असवर्ण या विजातीय है। सवर्ण कौन से होते हैं? सवर्ण समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर, समान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर सवर्ण कहलाते हैं। असमान स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर असवर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ए और आ दोनों कंठे हैं, ई और ई ये दोनों क्या है, तालव्य है, ऊ और ऊ जो ओष्ठ्य है, ठीक है ना। और इनका निर्माण भी एक स्थान से होता है, जैसे ए का निर्माण मूल है और आ का ए और ए से हुआ है, ई जो मूल है और ई का निर्माण ई और ई से हुआ है, ऊ जो है वो मूल है और ऊ का निर्माण ऊ और ऊ से हुआ है, ए जो है इसका निर्माण किससे हुआ है, ए और ई से हुआ है, आई जो है इसका निर्माण किससे हुआ है, आ और ए से हुआ है। अलग अलग हो गए ना। ए का निर्माण क्या हुआ है, ए का निर्माण किससे हुआ है, ए और ई से हुआ है। पहले पढ़ कर आए हम, ए का निर्माण ए और ई से हुआ है। किससे? ए और ई से। ए धन ई बराबर ए, और फिर आएगा आ धन ए बराबर आई। तो ये असमान स्वर हो गए ना, तो इन्हें क्या कहेंगे, असवर्ण या विजातीय, याद रख लेना। उसी तरह से ओ का निर्माण किससे हुआ, ए और ऊ से ओ, आ और ओ से औ, ठीक है। ए और ई से ए, आ और ए से आई, ए और ऊ से ओ, आ और ऊ से औ। ये क्या है, ये क्या है, ये कंठ है, ये क्या है, कंठ स्वर है। और ये कौन सा स्वर है, ये तालव्य है। ये कौन सा है, तालव्य। तो ए कौन सा हुआ, इन दोनों का मिक्स करके ये हो गया। आगे वैसे बता दूंगा और ज्यादा इसे अलग अलग आ जाएगा। ये कंठ तालव्य, ठीक है ना। ए क्या है, कंठ स्वर है, ई क्या है, तालव्य स्वर है, और ए क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। उसी तरह ये ऐ जो है ये भी कंठ तालव्य रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ए जो आया है वो कहां से, आ जो है वो क्या है, कंठ है, और ए जो है वो ए और ई के योग से बना है, तो वो तालव्य के योग से बना है, तो ये भी कंठ तालव्य रहेगा। उसी तरह ए क्या है, ये ए जो है ये क्या है, कंठ है, और ऊ क्या है, ओष्ठ है, तो ओ क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ है। ओ क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ है। और औ भी क्या है, कंठोष्ठ है। इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, ठीक है ना, ये याद रख लेना है। अब चौथा भेद, चौथा भेद जो है इसका उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वरों का चौथा भेद जो है वो उच्चारण स्थान के आधार पर है। मैंने ढूंढ ढूंढ के अलग अलग किताबों में जितने भी भेद थे सारे आपके लिए ले आया हूं, ताकि आपका किसी प्रकार का, इन दिनों थोड़ी परीक्षा टफ हो चुकी है, चाहे किसी की परीक्षा हो, व्याकरण या किसी की भी हो, चाहे एसआई की हो, चाहे व्याख्याता की हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की हो, प्रश्न थोड़े से टफ ही आ रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इसके 7 भेद है लगभग। कंठे है, ए और आ जो है कंठे है। तालु, ई और ई जो है वो तालु है, ये है ई है। मूर्धन्य, री जो है वो मूर्धन्य है। दांत अर्थात दंत्य, ली, ली जो है वो दंत्य है। ओष्ठ्य, उ और उ ओष्ठ्य है, ठीक है ना। और कंठ तालु, कंठ तालव्य कौन कौन से है, ए और आई, ये क्या है, कंठ तालव्य है। ये तो आपको पता ही होगा कि ए की मात्रा क्या होती है, 1 मात्रा होती है, और आई की कितनी होती है, 2 मात्राएं होती है। अगर कहीं पेन लिखा है, पेन लिखा है, तो यहां क्या है, ए है, यहां क्या है, ए है पेन में। और अगर कहीं जैन लिखा है तो जैन में क्या है, ये है, इसकी 2 मात्राएं होती है, ठीक है ना। कंठ स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, वे स्वर
जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है कंठस्वर कहलाते हैं। कौन कौन से है कंठस्वर? कंठस्वर की मैं बात करूं तो ए और आ जो है कंठस्वर है। तालव्य, वे स्वर जिनके उच्चारण का स्थान तालु है। ई और ई जो है वो तालव्य है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि जिनके उच्चारण में, जिनका उच्चारण सीधा कंठ से हो जाता है, जैसे ए आ, इसके लिए और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिनका उच्चारण सीधा कंठ से होता है उन्हें कंठस्वर कहते हैं, वो ए और आ है। लेकिन ई और ई जो है उसमें क्या है, तालु का रहता है, ई और ई और ई, ठीक है ना। तो ये तालु के स्पर्श से ही होता है, जीभ के तालु के स्पर्श से ही इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें तालव्य कहा जाता है। मूर्धन्य स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान तालु और दांतों के बीच के कठोर स्थान मूर्धा के स्पर्श से ही होता है, वे मूर्धन्य स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? ये है री स्वर जो है वो मूर्धन्य है, ठीक है। दंत्य स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान दांत हो। दंत्य, जीभ जब ली, ठीक है ना, तो ये ली जो है ये दंत्य है। ओष्ठ्य स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण ओष्ठ हो, जैसे ऊ, होठों को गोल करने से ही ऊ और ऊ का उच्चारण होगा, कंठ से नहीं हो सकता। होठों को छोड़ के आप ऊ और ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते, जैसे आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ऊ और ऊ का उच्चारण होठों से ही होगा, ऊ और ऊ, ठीक है, ऊ और ऊ, इस तरह से। इसलिए ऊ को होठ जो होते हैं वो वृत्ताकार हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ऊ और ऊ को, ओ और औ को, इन चारों को वृत्ताकार बोला जाता है और बाकी सभी को अवृत्ताकार बोला जाता है। तो ये कौन से रहेंगे? ओष्ठ से उच्चारित होने वाले ऊ और ऊ। कंठ तालव्य स्वर, कंठ तालव्य वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ व तालु दोनों के सहयोग से होता है, ठीक है ना। कंठ व तालु दोनों के सहयोग से होता है। वे कौन से होते हैं? वे होते हैं ए और आई, ठीक है ना। कंठ तालव्य क्यों? क्योंकि कंठ और तालु दोनों के योग से इनका निर्माण होता है, बताई दिया। कंठोष्ठ स्वर, वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ व ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है। ओ और औ, ठीक है, ध्यान रख लेना। पांचवा और आ गया, स्वरों के जितने भी प्रकार हैं वो सारे आपको यहां मिलेंगे। तो बचपन में ये सा कहा करते थे कि काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली। तो ये काली जो स्क्रीन देख रही है ना, तो इसका वार जो है वो खाली नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। वर्णों के, एक बात और बता दूसरी चलते चलते, कि वर्णों के वरिष्ठ अध्यापक में प्रत्येक परीक्षा में 7 से लेकर 8 के बीच में प्रश्न आए हुए हैं। वर्ण विचार से वरिष्ठ अध्यापक की प्रत्येक परीक्षा में, वरिष्ठ अध्यापक की प्रत्येक परीक्षा में 7 से लेके 8 प्रश्न आए हुए हैं। तो वरिष्ठ अध्यापक के लिए और एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्ण विचार, ठीक है ना। पांचवा जो भेद है वो जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर, जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर अग्र है, मध्य है और पश्च है। अग्र की बात करें तो जीवा के अग्र भाग से जिनका उच्चारण होता है ई, ए, आई और री, इनका जीभ के अग्रभाग से होता है, ठीक है। अब आपने क्या देखना है, अग्रभाग, मध्य भाग जो है वो ए है
और पश्च भाग जो है वो आ, उ, ओ, औ, ओ, ठीक है ना, ये पश्च भाग है। अब आपने क्या करना है, इसको याद करने की ट्रिकें बता दूंगा मैं आपको ऐसी। पीछे जो था वो ट्रिक वाला था ही नहीं कोई, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात थी, मूल स्वर 4-4 वो 4-4 ही आ रहे थे। अभी आगे जो समृद्ध स्वर है, अविवर्त स्वर है, विवर्त स्वर है, इन सब की ऐसी ट्रिकें बताऊंगा कि आपको उसके अंदर से ही ट्रिक मिल जाएगी, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अग्र स्वर, अग्र स्वर, अग्र स्वर कौन से रहेंगे, एक ई वाला याद रख लेना कि ई वाले जो है वो अग्र स्वर रहेंगे, ठीक है ना। कैसे, अब ई और ई अगर अग्र स्वर है तो ए और आई में भी क्या आता है, ई आता है। आपको मैंने बताया था कि ए का निर्माण किससे होता है, ए और ई से, ठीक है ना। और री में तो वैसे ही ई आ रहा है, री में तो वैसे ही ई आ रहा है, तो जो ई वाले हैं वो अग्र आएंगे, ठीक है ना, वो अग्र आएंगे। और पश्च की बात करें तो याद रख लेना, सॉरी मध्य, मध्य की बात करें तो मध्य में ए आ जाएगा, मध्य में ए आ जाएगा, और बचे हुए पश्च में आ जाएंगे, सभी के सभी बचे हुए सभी के सभी पश्च में आ जाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, अग्र, अग्र का मतलब यह है कि अपने कहते हैं ना कि ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है महिला, स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग हमेशा कहाँ होता है, आगे आती है। कहने का मतलब ये ना कि पहले आप कहते हैं ना कि महिला, पहले महिला को स्थान दीजिए, इस तरह से होता है ना, तो वो वाली बात है यहाँ, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि अग्र के अंदर क्या आएगा, ई आएगा, और बाकी सभी में भी ई है, आप ई और ई तो देख ही सकते हैं, और उसके बाद ए और आई में भी ई ही आता है। मध्य में ए को याद कर ले, हो गया। अगर जो जीवा के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं, मध्य जो जीवा के मध्य भाग से उच्चारित हो, पश्च जो जीवा के पश्च भाग से उच्चारित हो, ठीक है, समझ गए। कुछ चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाना है, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि मैंने सारी किताबें देखी हैं, मैंने सारी पढ़ी, उसके बाद हो सकता है कि मैं उतना विद्वान न हूँ। बहुत से लोग जो परमानेंट व्याकरण ही करवाते हैं सिर्फ, ठीक है ना, मेरा थोड़ा सा साहित्य से ज़्यादा नाता रहा है, काव्य शास्त्र से ज़्यादा रहा है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ज़्यादा रहा है, ठीक है ना, साहित्य का ज़्यादा प्रेमी रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि उस लेवल पर, क्योंकि ज़्यादा कोई रीट की इनकी मतलब व्याकरण से संबंधित मैंने बहुत ज़्यादा क्लासें नहीं ली है, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोगों को लगातार करवा रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दूं कि मैंने क्लासें, मैं अभिव्यक्त हो सकता है उस लेवल पर नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन एक बात तय है कि मैं जो करवा रहा हूँ वो प्रमाणिक पुस्तकों से है। ऐसे नहीं कि यही कोई जी हमारे मारवाड़ी में कह दिया आगड़दू फागड़दू कोई किताब नहीं उठाई गई है, प्रमाणिक पुस्तकों से ही प्रमाणित करके ही फिर ही यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा आप इधर उधर न घूमें, क्योंकि मैंने जब किताबें पढ़ी तो मैंने देखा कि उनके अंदर काफ़ी मतभेद है, ठीक है ना। यहाँ तक कि 9 से 12 की किताबें आप पढ़ोगे कि पहले वो क्या नाम था उनका, किताब आती थी ना, पढ़िए क्या, ये क्या, ये तो नहीं है, ठीक है ना, 9 से 12 वाली, और वो जोधपुर के हैं लेखक, अभी मेरे दिमाग से नाम निकल गया, सोनदान चारण है शायद, ठीक है ना। तो उनकी किताब और जो अब 9 से 12 लगी हुई है, ठीक है, नवीन हिंदी व्याकरण, उन दोनों में भी आपको अंतर नजर आएगा। उसके अलावा जो कामता प्रसाद की जो हिंदी व्याकरण है और वर्तमान में जो व्याकरण चल रही है उनमें भी अंतर नजर आपको आएगा, ठीक है ना। पृथ्वीनाथ पांडे है, और ये जो मतलब डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, हरदेव बारी है, डॉक्टर हरदेव बारी की, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, और डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु की, इन व्याकरण के अंदर भी कहीं न कहीं अलग अलग बातें आती हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से एक ही बात को अलग तरीके से कहा गया है। तो ज़्यादा उनके बारे में न जाए, आप तो किसी एक गुरु को अपना ले और उसके अनुसार पढ़ते जाएं। इतने प्रश्न अवश्य आ जाएंगे, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, इतने प्रश्न अवश्य आ जाएंगे कि आपका भला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। मुखाकृति के आधार पर 6वां जो भेद है वो मुखाकृति के आधार पर है। ये एक्चुअल में क्या होता है, वैसे कुछ किताबों में क्या दे रखा है, इकट्ठे दे रखे हैं वर्ण के भेद, उसमें क्या है कि ये सभी, लेकिन वर्ण के भेद में क्या है, कुछ भेद छूट जाते हैं, इसलिए मैंने इनको स्वर के रूप में अलग कर लिया, ठीक है ना, और व्यंजनों को अलग कर लिया है, ठीक है ना, और फिर आखिर में उनकी विशेष बातें हैं। आज की आप क्लास देखोगे, पूरी क्लास देखने के बाद आपको कहीं से भी कोई भी बिंदु है वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को, जो चीज़ कहीं सेट नहीं बैठ रही है उसको अन्य करके इसके अंदर लिख दिया है। और
किताबों से तात्पर्य ये नहीं कि मैंने कोई भी किताब, किसी ने भी किताब लिख दी, मैंने उठाई, उसमें से देखा और इसमें नहीं। जो जैसे कामता प्रसाद गुरु में है, ठीक है ना, जो हरदेव बारी में है, जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी में है, ये जो प्रमुख किताबें हैं, इनके अंदर जो चीज़ें हैं वही मैंने यहाँ देने के प्रयास किए हैं। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर संवृत स्वर आता है, अर्ध संवृत स्वर आता है, अर्ध विवर्त आता है, व्यंजनीय या विवर्त है, याद रख लेना, ठीक है ना। अर्ध विवर्त स्वर आता है और विवर्त स्वर आता है, ठीक है ना। मुखाकृति के आधार पर संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवर्त और विवर्त स्वर। संवृत स्वर की बात करें तो ई, उ और उ। अर्ध संवर्त की बात करें तो ए और औ, ए और ओ। अर्ध विवर्त स्वर की बात करें तो ए, औ और ए, ठीक है। ये नहीं आएगा, ए, आई और औ। और विवर्त की बात करें तो आ। अब ये मुखाकृति वाले है ना, जैसे हमने उसमें क्या याद रखा था, जो अग्र मध्य पश्च थी, उसमें हमने क्या याद रखा था कि अग्र याद रख लिए थे, एक मध्य याद रख लिया था। मध्य कौन सा था, ए, पता चल गया मध्य तो नहीं है, वे जीवा, ठीक है ना। जीवा के आधार पर जो भेद था, जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर भेद, तो अग्र मध्य पश्च था, जीवा के उच्चारण भी। वहां यह भी पूछा जाएगा कि अग्र मध्य और पश्च जो भेद है, स्वर के अग्र मध्य और पश्च जो भेद है वो किसके आधार पर किए गए, जीवा के आधार पर, ओष्ठ्य के आधार पर, तालव्य के आधार पर, कंठे के आधार पर। तो वो किसके आधार पर किए गए हैं, जीवा के आधार पर किए गए हैं, अग्र मध्य और पश्च। तो उसके अंदर हमने ध्यान रखा था कि मध्य जो है वो ए है। अब मध्य तो पक्का पक्का निकल गया, ए तो निकल गया, कहीं भी ए आएगा हमें पता चलेगा कि ए मध्य है, ढूंढ लिया। फिर अग्र में हमने देख लिया कि ई वाले अग्र है, ठीक है ना, ई वाले अग्र है। तो ई और ई से कौन से बने हैं, ए और आई बने हैं, और री में भी ई है, ए, ई और ई जो है, उसके बाद ए और आई भी ई से ही बने हैं, और री में अपने आप ही ई है। तो ये अग्र हो गए, और बचे हुए सारे पश्च में आ गए, याद हो गया। उसी तरह ये जो संवृत स्वर है, अर्ध संवृत स्वर है, विवर्त स्वर है, अर्ध विवर्त स्वर है, इनको भी इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। कुछ याद हो जाएंगे तो बाकी भी याद हो जाएंगे। जैसे विवर्त स्वर है, विवर्त स्वर को सीधा निकालो, जिसके अंदर मुंह है पूरा खुले, वो विवृत होता है। जिसमें मुंह पूरा खुले, पूरा किस में खुलता है, आ में पूरा खुलता है। तो विवर्त जो स्वर है वो आ है। सबसे पहले तो इसको बाहर निकालो, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसको बाहर निकालो कि विवर्त आपको याद हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि संवृत स्वर, जैसे अग्र स्वर याद किया था वैसे ही संवृत स्वर सबसे पहले आएगा, तो उसको याद कर लो। जिसमें मुंह है सबसे कम खुली, उसे संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है ना, मुंह है कम, लगभग बंद ही रहे, भी मुंह है लगभग बंद रहे या मुंह है कम खुले, उन्हें क्या बोलते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर में मुंह है बहुत कम खुलता है। तो वो आपने याद रख लेना है कि ई और ई, उ और उ जो है ये क्या है, संवृत स्वर है। अब देखो ई और ई, उ और उ, ये ई है, इसी से ए बनता है, और उ है, इसी से ओ बनता है। समझ गए, ई जो है इसी से ए बनता है, उ से ओ बनता है। कैसे बनते वो आपको बताया था मैंने कि ए और ई के योग से ए बनता है, ए और उ के योग से ओ बनता है। ये याद कर लिया। तो आगे कौन सा हो गया, अर्ध संवृत स्वर। ये संवृत स्वर है, ये अर्ध संवृत स्वर है। अर्ध संवृत क्यों है, क्योंकि इनके बीच में ई और उ आ रहा है, ठीक है ना। संवृत स्वर में तो ई और उ आएगा, दो ही याद रख ले, बाकी साथ में आएगा। जैसे ई के साथ ई आ जाएगा और उ के साथ उ आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इनको अर्ध क्यों कह रहा है, क्योंकि इनके अंदर आधा संवर्त है। कौन सा आधा संवर्त है, वो ई और उ है। ए में भी ई है और ओ में भी। किन में है, ई और उ जो है वो किस में आता है, ए और ओ में ही आता है, और किसी में तो नहीं आता। ई और उ जो है वो ए और ओ में ही आता है। तो अर्ध संवर्त हो गया। बचा क्या अपने पास, बचा हमारे पास अर्ध विवर्त स्वर। कौन सा बचा, अर्ध विवर्त। तो बचे हुए सारे अर्ध विवर्त में डाल दो, ठीक है ना। बचे हुए सारे अर्ध विवर्त में डाल दो। समझ में आ रही है कहानी।
आ ही जाएगी भैया। एक कर नहीं तो 2 बार देख लिया, 2 बार नहीं तो 3 बार देख लिया, एक कर किताब पढ़ लिया अपनी, ठीक है ना। ये जो सभी बातें हैं सभी किताबों में, मेरी व्याकरण की जो सभी किताबें उनमें मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी ना समझ आवा तो भैया अब केला जो फिर कोई, ठीक है। अगर ना समझ आवा तो पहली बार में इतना ज़्यादा मेहनत ना करें, पहली बार में कोई और मास्टर ढूंढ लिया, ठीक है, जगह की समझ में आए। कहने का तात्पर्य है कि आपकी भलाई से तात्पर्य है, मैं तो चालता रही, हमारी गाड़ी थी चाल वो करेगी कि मास्टर की आदत तो है कि बिन पढ़ाना ही पढ़ाना, बिन आदत है मजबूर हुआ है वो, बिन पढ़ाना ही पढ़ाना हुआ है, कठिन कठी बिन जठा मौका मिले वो पढ़ाने लग जाए, क्योंकि हमें सिखाया जाता है। और धीरे धीरे जैसा आप इंसान मतलब जैसा काम करोगे वैसा ही हो जाता है ना। तो हम लोग ऐसे ही, हम पढ़ाने का हमारा काम है तो हम पढ़ाते रहते हैं। और मुख्य बात जो है आप लोग नहीं समझोगे, आप यही सोचोगे कि शायद टीचर्स को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, लेकिन सिर्फ पैसे से मतलब नहीं होता है। हाँ ज़रूरत है पैसा, लेकिन सिर्फ पैसे से मतलब नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और टीचर्स के जीवन में सिर्फ पैसे का महत्व नहीं होता, कम से कम टीचर्स के जीवन में तो सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता। पैसा होता है, पैसे की ज़रूरत होती है, सारी बातें होती है, लेकिन लोगों के मुकाबले नहीं होती। यहाँ भलाई का कार्य किया जाता है क्योंकि जेब कौन काटी जाए, मैं कि यहाँ धोखो कौन दिया, धोखो देगी क्योंकि जेब काट ली, ठीक है ना, या किंग सग बेईमानी करके काट ली। हाँ भी वो आप गए साबू, अब जकन जितो का वो भी साबू पढ़ा दिए, अब वो तो थे देखो थारे समझ में आवे कौन, वो तो इतो तो कम से कम थे थी MA BEd करेड़ी है थारी, तो यहाँ तो कौन कि थे अनपढ़ गवार हो जो को ठंडाई कौन लगे कि किसी ठीक पढ़ाने लग रही है, किसी कौन पढ़ाने लग रही हो, ठीक है, किसी की समझ में आवे किसी की कौन समझ आता, वो तो है कौन नहीं, ठीक है नहीं। और फिर रुपया लेके मैं हटके कोई थरकन कोई करोड़ों की संपत्ति करवा लिया, कोई बेचार कोई 1000 में कोर्स बेचा है, कोई 2000, आजकल तो 99 रुपये मेरे, 100 रुपये मेरे, 101 में, 151 में, ये तो रुपये लेते हैं। जितने कि आप लोग जाके बाज़ार में किसी दोस्त के साथ जन्मदिन की जो आप पार्टी करते हो ना, उस पार्टी में तो आप अपनी किसी भी परीक्षा के फर्स्ट ग्रेड, जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो उसका फर्स्ट पेपर कार, सेकंड पेपर कार, टेस्ट सीरीज सारे खरीद सकते हो। लेकिन बात यह है कि भी वो मास्टर वाली सी बात है कि थोड़ा सा नाटक बोला हुआ है मैंने। चलो मेरी तरफ से मैं कहना ये चाह रहा था कि आप स्वतंत्र हैं, हम यही चाहते हैं कि आपका भला हो, आपका चयन हो, बस, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप किसी न किसी तरह से हमसे जुड़े रहे, ये उद्देश्य शिक्षक का बिल्कुल नहीं होता। शिक्षक का एक ही उद्देश्य होता है, आप किसी को भी देख लो, मैंने तो जितने भी देखे हैं वो सारे उनके बारे में कोई कुछ ही कहे, मैं तो अधिकतर शिक्षकों को ये देखता हूँ कि वो ये कहते हैं कि आपको जो भी किताब आप पढ़ रहे हो उसको मन लगा कर पढ़ो, बस थोड़ा सा जो आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या कोई पहले पढ़ चुका है, तैयारी कर चुका है, उससे थोड़ा सा कंफर्म जरूर कर ले। अगर आपके सब नए नए बच्चे हैं तो भी कौन सी किताब मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं है, तो उसी को पढ़ते रहो, ज़्यादा अंतर उनमें नहीं होता है, ठीक है। सभी टीचर्स यही बात कहते हैं, सभी ये नहीं कहते कि नहीं बा किताब माड़ी है मेरे लिए पढ़ ले, वो कह बा माड़ी है मेरे लिए पढ़ ले, यहाँ कोई कौन करे, सारा का भी जबकि पढ़ने लग रहे हो भाई पढ़ लियो थे एक बार, ठीक है नहीं, सिलेक्शन भी हो जाएगा, बस याद करनी जरूरी है बार बार। मुख आकृति के आधार पे ये मैंने बता दिया। विवर्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुले, विवर्त स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, आ, ठीक है नहीं, आ जो है ये विवर्त स्वर है। संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है तो किस में रहता है, ई, ऊ और री, ये कौन से हैं, ये है संवृत स्वर। ये कौन से हैं, संवृत स्वर, सॉरी री नहीं है, ई ऊ और ऊ है, ठीक है। उसके बाद आता है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत की बात करें तो अर्ध संवृत अपने बताया था, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम बंद होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, इनमें तो संवृत में लगभग बंद रहता है, संवृत में क्या रहता है, लगभग बंद रहता है। लेकिन अर्ध संवृत में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम बंद रहता है, थोड़ा सा कम बंद रहता है। क्यों कम बंद रहता है, क्योंकि जो बंद वाली चीज है उसके साथ दूसरी चीज भी मिल गई है जो खुले वाली है, ठीक है ना। कहने का मतलब ई के साथ ए भी मिल गया, इसलिए थोड़ा कम बंद रहता है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से है, मैंने बताया था कि ई वाले ही रहेंगे, कौन से, ए और ओ। ई में क्या होता है, ए में क्या होता है, ई आता है, और ओ में क्या आता है, ऊ आता है, इसलिए ये यहां अर्ध संवृत रहेंगे। अर्ध विवर्त की बात करें तो बाकी बचे हुए सभी अर्ध विवर्त में आते हैं। एक तो क्या बचता है, ए बचता है, एक क्या बचता है,
एक ए बच रहा है, एक आई बच रहा है, एक औ बच रहा है। ये सभी किस में आएंगे? ये अर्धविवर्त के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आता है ओष्ठाकृति के आधार पर, ठीक है ना। अब सातवां भेद जो है वो है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर बात करें, भेद था ना सारा करा दूंगा भैया। ओष्ठाकृति के आधार पर दो भेद होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। पहले बता चुका था उ और ऊ, ओ और औ। ये क्या है? वृत्ताकार है। देखो उ जो है उसमें जब बोलते हैं तो वृत्त का आकार बनता है। किससे उच्चारण किससे होता है? होठों से। ऊ का उच्चारण, ऊ जो है वो ओष्ठ्य है, ऊ जो है वो ओष्ठ्य है। ओ और औ क्या है? कंठोष्ठ्य है। तो ये भी कहीं ना कहीं ओष्ठ्य है, ठीक है ना। ऊ और ओ जो, और कोई कंठोष्ठ्य नहीं है, ये ओष्ठ्य है, ये कंठोष्ठ्य है, और कोई ओष्ठ से नहीं बोला जाता है स्वर, ठीक है ना। जैसे ए और आ जो है ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। इसी तरह ई और ई किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ऊ और ऊ किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ओष्ठ्य है और दूसरा कंठोष्ठ्य है। तो ऊ और ऊ, ओ और औ, क्योंकि ऊ और ऊ वाली लाइन, जैसे वहां था ना संवृत स्वर। संवृत स्वर में क्या था? ई ऊ और ऊ, ये थे संवृत स्वर। और अर्ध संवृत में हमने क्या जोड़ा था? संवृत, ई ऊ और ऊ। फिर आ गया अर्ध। अर्ध संवृत में क्या था? ए और ओ। क्यों? क्योंकि ई, ए में ई है इसलिए, और ऊ में ओ है इसलिए ये अर्ध संवृत हो गया। यहां चार भाग नहीं किए, यहां दो किए, इसलिए इसके अंदर ही रखेंगे। ओ जो है वो किससे बना है? ऊ से ही बना है, ठीक है ना। क्या है? ए और ऊ बराबर ऊ, इसलिए ये भी वृत्ताकार रहेंगे। ऊ ऊ, ओ औ, ठीक है ना। अवृत्ताकार ए आ ई, ठीक है ना। ए आई, होठ कहीं भी गोल नहीं हो रहे हैं, देख लो चाहे। क्या है? ए आ ई, समझ गए। ए आई नहीं हो रहे, लेकिन उसमें देखो ऊ ऊ, ओ औ, ठीक है ना, समझ रहे हो। वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार हो, अवृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार नहीं होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर एक भेद और है, उच्चारण के आधार पर। इनको इसी तरीके से याद कर लेना, दो बार पढ़ लोगे या दो बार क्लास देख लोगे तो समझ में आ जाएगी कहानी। सानुनासिक, अगर पहली बार देख रहे हो तो सानुनासिक, वे ध्वनियां जो नाक और मुंह दोनों से बोली जाती है, इन्हें चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है। जैसे ये ए और आ, ये सानुनासिक होती है। सानुनासिक याद रख लेना। इसका एक प्रश्न 100% वहां मिलेगा आपको। इसका एक प्रश्न जो है 100% वहां मिलेगा। सानुनासिक, वे ध्वनियां जो नाक और मुंह दोनों से बोली जाती हैं, इन्हें चंद्र बिंदु से व्यक्त किया जाता है, जैसे ए और आ आदि। निर्नुनासिक, 2 नंबर पर हमारे पास आता है निर्नुनासिक, वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है, जैसे ए आ ई ऊ। जो 11 के 11 स्वर है वो निर्नुनासिक है। जो 11 स्वर है वो निर्नुनासिक है। और अगर उन पर अनुस्वार लग जाता है, जिसे हम बिंदी से व्यक्त करते हैं, जिनका चिन्ह क्या है? बिंदी है। तो अगर बिंदी से अगर उन पर अनुस्वार लग जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? अनुनासिक हो जाते हैं, ठीक है ना। अनुनासिक मतलब नासिका सहित, जो नाक से बोले जाते हैं अनुस्वार, ठीक है ना। और फिर अगर उन पर चंद्र बिंदु लग जाता है, उन पर अगर चंद्र बिंदु लग जाता है तो वो सानुनासिक हो जाते हैं। सानुनासिक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया से और वो चंद्र बिंदु और अनुस्वार दोनों साथ में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं, इस चंद्र बिंदु के माध्यम से व्यक्त करते हैं नाक और मुंह
ठीक है ना, दोनों से बोला जाता है। नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों से, चंद्र बिंदु जो होता है वो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, चंद्र बिंदु वाले। और जो सिर्फ बिंदु वाले होते हैं, अनुस्वार वाले होते हैं, वो केवल नाक से बोले जाते हैं, ठीक है ना। और जो बिना इन दोनों के होते हैं, ना चंद्र बिंदु होता है ना अनुस्वार होता है, वो केवल मुंह से बोले जाते हैं। जिनको केवल मुंह से बोला जाता है उनको बोलते हैं निर्नुनासिक, और जिनको नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है उनको सानुनासिक। अनुस्वार व विसर्ग, अनुस्वार व विसर्ग को व्यंजनों में गिना जाता है। अनुस्वार में ध्वनि केवल नाक से निकलती है। व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वरों की आवश्यकता रहती है। व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वरों की सहायता आवश्यकता होती है, लेकिन व्यंजनों में स्वर बाद में आते हैं, जैसे क, धन, ए बराबर क, लेकिन इनमें स्वर पहले आते हैं, जैसे ए और अंग बराबर ये ऐसे, ठीक है ना। कैसे ये भी बता दूं, पहले बता चुका हूं वैसे तो। जैसे व्यंजनों में क्या रहता है, क, धन, ए बराबर क, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इनमें क्या रहता है, विसर्ग और अनुस्वार में, अनुस्वार में क्या रहता है, पहले ए आएगा, फिर अनुस्वार का चिन्ह आएगा, और फिर ये इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से ए विसर्ग बराबर ए है। तो ये इनमें अंतर है। इनमें स्वर जो है वो बाद में आते हैं, व्यंजनों में बाद में आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग में पहले आता है। स्वर का योग जो होता है वो पहले होता है, ये बात अच्छे से रख लेना। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये ए के योग से ही उच्चारित हो पाते हैं। ए स्वर के योग से वाहक बनने के कारण अयोगवाह कहलाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम व्यंजन, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन।